हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है धातु एवं उसके भौतिक गुण, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर धातु होता क्या है, मतलब धातु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और प्लीज़ देखिए, वीडियो देख के यदि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस एडोरल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए आज की क्लास का हमारा क्या मोटो है, हम किस ऑब्जेक्टिव से काम करने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धातु और उसके भौतिक गुण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ से आपको 5 नंबर मेरे ख्याल से एग्जाम में मिल भी सकते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा लंबा नहीं, बस 10 मिनट आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, बहुत अच्छे और ध्यान से देखना है वीडियो को। 10 मिनट के अंदर आप ये समझ लीजिए कि आपका लक यदि अच्छा रहा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं और आप उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से देंगे, उसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे और क्लियर तरीके से हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अभी के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि धातु होता क्या है। ठीक है, देखिए धातु समझने से पहले बच्चों आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है तत्व। तत्व का नाम आपने इससे पहले भी सुना होगा, बहुत दिन से सुनते आ रहे होंगे। ठीक है ना। देखिए तत्व क्या है, इसके बारे में जो आपके पास बेसिक जानकारी होगी कि तत्व कहीं ना कहीं किसी पदार्थ का सबसे ज्यादा क्या होता है, सरलतम रूप होता है ना। और जहां तक बात करें तो अभी तक जो कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसको सजाकर जो है ना कहीं सारणी के रूप में लिखा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी। तो कुल अभी तक में 118 तत्वों की पहचान की गई है, जिसको आवर्त सारणी में लिखा भी गया है, उसके संकेत से उसको दर्शाया भी गया है। देखिए तत्व जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि टोटल जो 118 तत्व हैं उसके सबके गुण एक जैसे नहीं, सबके गुण अलग अलग हैं। किसी के गुण कुछ अलग है, किसी के गुण अलग है। मतलब सारे तत्व का जरूरी नहीं है कि सबके गुण एक जैसे मिलते जुलते आपको नजर आएंगे। इसलिए अब उसमें क्या होता है कि चूंकि अलग अलग तत्व अलग अलग गुण प्रकार के पाए जाते हैं, इसीलिए उसको उसके गुण के आधार पर जो है ना 2 भागों में बांटा गया है। कुल 118 तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका रूप हो गया धातु और दूसरा हो जाता है अधातु। तो अभी जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर धातु के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे कि आखिर धातु कौन से तत्व को कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा, कैसा दिखेगा वो। ठीक है, और अधातु के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखिएगा धातु जो है अपने पास, धातु हम यूं उसको एक लाइन में नहीं कह सकते हैं। कुछ ऐसे उसके गुण हैं, कुछ ऐसे उसके कैरेक्टर हैं, कुछ ऐसे उसकी विशेषताएं हैं जिसके आधार पे हम लोग तत्व को धातु कहेंगे। और वैसी विशेषताएं, गुण और वैसी कैरेक्टर यदि तत्वों में नहीं उपस्थित होंगे या उसमें नहीं मौजूद होंगे, ठीक है, उसके अंदर नहीं होंगे, तो वैसे तत्व को हम लोग धातु नहीं कहेंगे। अब सबसे पहला आपका प्रश्न होने वाला है कि सर आखिर ऐसे कौन से गुण हैं जो तत्वों में पाए जाएंगे तो हम उसे धातु कहेंगे, और ऐसा कौन सा गुण है जो तत्वों में नहीं पाया जाएगा तो उसको हम लोग धातु नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उसी गुण की चर्चा हम लोग अभी इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कौन से तत्व को धातु कहेंगे, कौन से तत्व को धातु नहीं कहेंगे। समझ आया ना। तो देखिएगा अपने पास उसके कुछ गुण हैं। सबसे पहले बेसिक गुण से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है किसी भी तत्व के बनावट, या फिर उसको कह सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग यदि अपने भौतिक संरचना के बारे में बात करें तो मानव का जो भौतिक संरचना होता है वो क्या होता है, आप बताइए खुद। मतलब उसके पास 2 आंख होते हैं। आपसे कोई भी पूछता है कि मानव की भौतिक संरचना क्या है, तो देखिए मानव की भौतिक संरचना क्या है, वो बोल भी सकता है, ये भी उसकी भौतिक संरचना होती है। ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या है, बोल तो सब कोई सकता है, सभी प्राणी बोलते हैं, चाहे कुत्ते भी क्यों नहीं है, बिल्ली क्यों नहीं है, सब अपनी अपनी उसकी आवाज अलग अलग होती है ना। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि मानव की आखिर भौतिक संरचना, तो मानव की भौतिक संरचना में हम आराम से कह सकते हैं कि उसके 2 हाथ होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, नाक होते हैं, और उसके बाद उसकी बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि वो सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है ना, वो सीधा क्या होता है, खड़ा होता है, अपने 2 पैरों पे खड़ा होता है। तो ये उसकी भौतिक संरचना हो जाएगी।
इसी तरीके से तत्व के यदि भौतिक गुण के बारे में बात करें, सॉरी धातु के भौतिक गुण के बारे में बात करें, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे भौतिक गुण पाए जाते हैं जिसको समझना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप क्या कर सकेंगे, तत्वों में से धातु की पहचान कर पाएंगे और अधातु की पहचान कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि कुल जितने भी तत्व हैं 118, उनको दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु के आधार पर। तो भाई सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर वो कौन से उनके भौतिक गुण हैं जिनके आधार पर हम किसी भी तत्व को पहचानेंगे कि वो धातु है या फिर नहीं है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आप अच्छे से और ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, अपने पास क्या है, कहा जाता है सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि जो भी धातु होते हैं ना, जो भी धातु होते हैं, देखिए धातु जो होते हैं उसके भौतिक गुण के बारे में हम लोग बारी बारी से बात कर रहे हैं। सबसे पहला भौतिक गुण इसका कहा जाता है कि धातु के जो परमाणु जो होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में, मतलब परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके सबसे बाहरी कक्षा में साधारणतः जो है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, 2 या 3 होती है। अब देखिए धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1, 2 या फिर 3 होती है। मतलब किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप आराम से उसे क्या कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट या संदेह नहीं है। जैसे में हम लोग बात कर लेते हैं, देखिएगा अपने पास एक उदाहरण है, तत्व का नाम क्या है, सोडियम, है ना। तो सोडियम का देखिएगा आप परमाणु संख्या बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। अब यदि हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8 और कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। अब तीसरी एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरे स्थान पे अपने पास एल्यूमिनियम है जिसका परमाणु संख्या 13 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत अच्छे से और गौर से देखिएगा तो आपको सबसे बाहरी कक्षा में एक तरफ से जो अपने पास एग्जाम्पल थे, पहले वाले में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं धातु के अंदर गिने जाएंगे। मतलब क्या, जैसा कि ऊपर के हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि भाई धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु के जो परमाणु होते हैं ना उसके बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाहरी कक्षा में कितना होता है, देखिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस आधार पे हम आराम से कह सकते हैं कि ये तीनों जो अपने पास एग्जाम्पल है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, धातु का एग्जाम्पल है, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए कुछ अपने पास जो है ना अपवाद भी है। जरूरी नहीं है कि जितने तत्व हैं और जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे सब के सब धातु ही कहलाएंगे। उसमें एक अपवाद भी है, एक ही अपवाद है, उसको याद रखना आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे में यदि हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो देखिएगा हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है ना 1 होता है। तो अब जब 1 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा, बाहरी कक्षा में 1 ही होगा। तो मतलब इवन इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो है पर ये क्या नहीं है बताइए, धातु नहीं है। इसलिए आपको ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। जनरली क्या होता है, प्राय धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो धातु नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये धातु का अपने पास पहला भौतिक गुण था। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद का दूसरा भौतिक गुण क्या होता है। अब दूसरा भौतिक गुण क्या आता है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। देखिएगा धातुएं जो होती है ना विद्युत धनात्मक होती है। अब देखिए आपको विद्युत धनात्मक कैसे होती है, आप जानते होंगे कि कोई भी परमाणु जो होता है ना, कोई भी परमाणु जो होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। अब देखिएगा ये उदासीन कैसे होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और फिर जो प्रोटॉन की संख्याएं होती है वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। अब देखिएगा इसमें होता क्या है, धनायन और ऋणायन ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अब यदि हम लोग सोडियम की ही बात कर लेते हैं, अपने पास जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या मैंने बोला कितना होता है, 11 होता है। अब इसके यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए किस तरीके से होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कैसा होगा, तो 2, 8 और 1 होगा इस तरीके से। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके परमाणु संरचना की बात करें तो मान लीजिए ये इसका क्या हो चुका है, ये इसका जो है केंद्र हो चुका है, ठीक है। ये
हो चुका है। अब उसके बाद ये बाहरी कक्षा हो चुका है, ये इसके दूसरी कक्षा हो चुकी है, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। पहले कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 4 5 6 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इस तरीके से जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे? तीसरी कक्षा पे। तो तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए जनरली होता क्या है, कोई भी जो तत्व के परमाणु है वो हमेशा क्या होना चाहता है? वो अस्थाई होना चाहता है। अब अस्थाई वो कैसे होगा? जब देखिए इसके कम से कम बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी तत्व के जो परमाणु है वो अस्थाई होना चाहता है और उसके लिए क्या होता है? उसके बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। अब देखिए जैसे कि इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से अभी देखा जाए तो ये जो परमाणु है ये अस्थाई नहीं है। अब देखिए ये अस्थाई होने के लिए क्या करेगा? अपने बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। अब इसके लिए क्या करना होता है? आपको ऑलरेडी इसके कंडीशन पता है, क्योंकि हर एक कुछ को हम इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक होता है, उसके हिसाब से आपको समझना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी भी पता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें मैं आपको यहाँ पे भी डिस्कस करके बता देता हूँ। देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या होगा कि 8 का आधा मतलब 4 से यदि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस स्थिति में क्या करता है? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है पता है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। इस स्थिति में क्या करता है? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है और तब जाके 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में पूरा करके खुद को अस्थायी बनाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जब ये 4 से कम में होता है, ठीक है ना, जब कभी भी किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे स्थिति में वो तत्व के परमाणु जो है अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब किसी और परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देके खुद अस्थायी हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे इसके बाहरी कक्षा में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन तो भाई त्याग करेगा, क्योंकि इसको 4 से कम इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और 4 से अधिक होता तब जाके ये प्राप्त करता, लेकिन यहाँ पे 4 से कम है तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा? त्याग करेगा। अब ये त्याग जब 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा तो बताइए अपने कौन से चार्ज को त्याग किया है? माइनस चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो आयन होता है, वो क्या होता है? नेगेटिव, जिसको ऋणात्मक कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो अब बताइए जब कोई भी परमाणु अपने ऋण आवेश का त्याग करेगा, ठीक है ना, कोई भी परमाणु अपने ऋण आवेश का त्याग करेगा, तो इसका मतलब है कि वो खुद को धनायन, उसका धनायन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना, वो अपने आप को क्या कर रहा है? धनायन बना रहा है। क्योंकि मेरे पास मान लीजिए एक तरीके से कर्जा है 10 रुपए का, ठीक है, अब 10 रुपए के कर्जे में से मैंने यदि 8 रुपए का कर्जा चुका दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं किधर की तरफ जा रहा हूँ? प्लस की तरफ जा रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे मैं उभर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं पहले प्लस की तरफ जाते चला जा रहा हूँ। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर है, मतलब नेगेटिव चार्ज या ऋण आयन का जब ये त्याग करेगा तो खुद को धनायन बनाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, देखिएगा कि जितने भी धातुएं होती है ना, वो क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। हर एक कंडीशन में यही होता है। अब यहाँ पे इसके पिछले कंडीशन की हम लोग बात कर ले तो देखिएगा यहाँ पे भी ये क्या करेगा? कहीं ना कहीं त्याग करेगा, है ना। तो सोडियम क्या करेगा? त्याग करेगा। दूसरा में मैग्नीशियम भी त्याग करेगा। तीसरा में क्या? एल्यूमिनियम भी त्याग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ही त्याग करके खुद को क्या कर रहा है? धनायन बना रहा है। तो इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो धातु होता है ना, धातु जो होता है वो क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है, खुद को धन आयन तैयार करता है, इसलिए इसको विद्युत धनात्मक कहा जाता है। समझ आ गया ना? ये दूसरे इसके भौतिक गुण थे। अब देखिए तीसरे भौतिक गुण के बारे में यदि हम लोग बात करें तो तीसरा भौतिक गुण इसका क्या होता है? कहता है आघात वर्धनीयता होती है। मतलब ये क्या होते हैं? आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय कहने का मतलब है जो धातु होता है ना, धातु को आप पीट पीट कर, ठीक है, यदि आप पीटेंगे तो उसका पूरा टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है, वो फैलेगा। जब आप उसके ऊपर किसी भी चीज़ से जोर करेंगे या उसके ऊपर किसी भी चीज़ से जोर से प्रहार करेंगे, उसको पीटेंगे, तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, ठीक है ना। वो क्या होता है? चारों तरफ फैलता है। फैलने के बाद वो क्या होता है कि उसका कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको एक तरीके से चादर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यदि हम लोग बात कर लें कि अब धातु के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसको पीट पीट कर आप क्या कर सकते हैं? उसका चादर बना सकते हैं। पतला वाला जो चादर टाइप का होता है ना, वैसा बना सकते हैं, उसका पतरा बना सकते हैं। तो इसलिए ये गुण भी इसके अंदर होता है। और देखिए इसी गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग? हथौड़ों से पीट कर चादर बना सकते हैं इसका। जैसे में यदि हम लोग उदाहरण के लिए बात करें तो देखिएगा आप लोग, जैसे खाने पीने के लिए सामान वगैरह पैक करने के लिए बाजार से फॉयल पेपर खरीदते हैं, ठीक है। फॉयल पेपर किस चीज़ का होता है? लगभग में एल्यूमिनियम का होता है। तो एल्यूमिनियम का फॉयल पेपर बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो वो कैसे बनता है? इसी तरीके से उसको जो है ना कंप्रेस किया जाता है, उसको दबा के पतले शीट में उसको बनाया जाता है।
समझ आया? तो वो भी क्या है, एक तरीके से एल्यूमिनियम भी धातु है और इसलिए उसका पतली चादर बनाना या फिर कह सकते हैं हम लोग फॉइल पेपर के टाइप का बनाना संभव हुआ है, क्योंकि वो आघात वर्धनीय होता है। जितने भी धातुएं होती है वो आघात वर्धनीय होते हैं। इसके अलावा बस में बैठते हैं आप लोग, ट्रक वगैरह को देखते होंगे, रेल में कहीं ना कहीं सफर किए होंगे, तो सबकी जो देखते होंगे बाहर से जो बॉडी का डिजाइन होता है या नीचे से पायदान जो होता है वो भी कहीं ना कहीं लोहे के सीट का बना हुआ रहता है, लोहे के चादर का बना हुआ रहता है, नीचे पूरी तरीके से लोहे के चादर का सेटिंग किया हुआ रहता है। और साइड से भी देखते होंगे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी धातु के जो है ना उसका धातु का ही बनावट होता है, उसके बॉडी का जो बनावट किस चीज़ का होता है, धातु का होता है। इसका मतलब है कि धातु कहीं ना कहीं सीट में उसको बदलना संभव है और उसी सीट का इस्तेमाल क्या किया जाता है बताइए, लगभग में वाहनों के बॉडी को तैयार करने में किया जाता है। समझ आया ना? तो आघात वर्धनीय होते हैं, ये इसके तीसरे गुण थे। ठीक है, पहला गुण हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा भी कर लिया, अब ये इसका तीसरा था जो आघात वर्धनीयता होती है इसके अंदर, किसके अंदर, धातुएं के अंदर। अब चौथी गुण की यदि हम लोग बात करें तो देखिए ये तन्य भी होते हैं, तन्य भी होते हैं। तन्य कहने का क्या मतलब है? तन्य कहने का मतलब है किसी भी धातु को खींच करके उसका जो है ना लंबा तार बनाना संभव हो सकता है। कोई भी यदि आपको धातु दिखेगा जिसका खींच करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका लंबा तार बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कॉपर की, तो कॉपर भी एक तरीके से क्या है, तत्व है, लेकिन किसके अंदर आता है, धातु के अंदर, क्योंकि उसके अंदर धातुओं की गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाहरी कक्षा में आप यदि जांच करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो उसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं आघात वर्धनीयता होती है उसके अंदर, उसको भी पीट पीट कर आप क्या कर सकते हैं पता है, उसका चादर बना सकते हैं। तो एक तरीके से कॉपर भी क्या हो गया, धातु हो गया। अब देखिएगा धातु जो होता है वो तन्य होता है। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके अंदर जो घर में बिजली तार का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर पतले पतले रेसे जैसे जो है ना बहुत सारे गुच्छे होते हैं, पतले रेसे का गुच्छा जो है ना उसके अंदर होता है और ऊपर से एक तरीके से कवर रहता है वो। ठीक है, तो इस तार के अंदर भी क्या होता है, कॉपर का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर भी क्या है, धातु है। अब इसके अलावा देखिएगा इस तरीके से बाइंडिंग करने के लिए जो है ना कॉइल मिलता है मार्केट में, जो फैन वगैरह का बाइंडिंग होता है वो भी कॉपर कॉइल से होता है। तो इस तरीके से इसका बहुत सारा पतला जो है ना कहीं एक तरीके से पतला रेसा की तरह तैयार किया जाता है इसको। तो ये तभी संभव है क्योंकि इसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है और ये क्या है, धातु है। अब इसके अलावा यहाँ पे भी देख रहे हैं आप तार के अंदर क्या है, धातु है। कौन सी धातु है, कॉपर धातु है, तब जाके इसका पतला पतला रेसा तैयार करना संभव हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि धातु जो होता है वो क्या होता है, तन्य होता है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच कर उसका लंबा रस्सी जैसा या कह सकते हैं लंबा रेसा हम उसका तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसको लंबा उसका तार बनाया जा सकता है। अब देखिए धातु का द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, उच्च होता है। वो जल्दी से नहीं गलता है और जल्दी से नहीं उबलता है। मान लीजिए आप लोहे को बहुत देर तक आग पे से दे के रखे रहेंगे ना तो तुरंत से नहीं उबलेगा। उसी जगह पे पानी को दे के रखिए, आप देख के देखिए बहुत जल्दी उबलना शुरू कर जाता है। लोहा को आप 5-5 घंटा तक रखिएगा और लो फ्लेम रहेगा, कम आग पे रखिएगा तो भी बहुत समय लग जाता है, वहाँ पे भी वो जल्दी से नहीं पिघलेगा ना उबलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम आराम से कह सकते हैं कि जो धातुओं का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिसका द्रवनांक जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है, जिसका द्रवनांक हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा निम्न होता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम का और पोटेशियम का, इन दोनों का क्या होता है, द्रवनांक काफ़ी निम्न होता है। सोडियम कुछ इस तरीके का धातु होता है जो काफ़ी ज़्यादा निम्न द्रवनांक और क्वथनांक का होता है। समझ आया? चलिए, तो ये थे इसके गुण। इसके बाद और भी गुण हैं इसके, किस चीज़ के, धातु के। अब देखिए धातु प्राय जो होता है उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। उष्मा और विद्युत सुचालक कहने का क्या मतलब है, मतलब आप देखते हैं जैसे मान लीजिए यही है, एलईडी यहाँ पे लगा हुआ है या फिर लाइट हमारे सामने लगा हुआ है, कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि सबको ऐसा नहीं है। अब देखिए विद्युत जो है अपने घर में जो हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली क्या लगता है हम लोग के घर में बनता है क्या, नहीं, पावर स्टेशन में बनता है। बिजली कहाँ पे बनता है, बिजली का जो पावर स्टेशन होता है वहाँ पे बनता है, लेकिन उस बिजली का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, घर में करते हैं। तो बताइए उसको पावर स्टेशन से घर में कैसे लाया जाता है, तो उसके लिए जो है ना केबल का इस्तेमाल किया जाता है, तार का इस्तेमाल किया जाता है। और तार की जगह आपने देखा होगा कि खास करके एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई एल्यूमिनियम और कॉपर क्या है, धातु है। तो इसका मतलब है कि पावर स्टेशन से जो एल्यूमिनियम केबल हमारे घर तक आता है उससे होकर बिजली हमारे घर तक पहुंचती है, तब जाके हम क्या करते हैं, उस बिजली का यूज़ कर पाते हैं, उस बिजली का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ,
तार जो है, जो तार से बिजली घर तक लाया जाता है, वो तार कहीं ना कहीं क्या करता है, विद्युत को ढो के वहां से लाता है, अपने ऊपर चढ़ा के वहां से हमारे घर तक पहुंचाता है, तब जाके हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम आराम से कह सकते हैं कि जो धातुएं होती है वो विद्युत के सुचालक होती है। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पे कटा फटा वायर रहेगा और आप लोहे के छड़ से उस कटे वाले वायर पे यदि छू दीजिएगा तो क्या लगता है आपको, करंट नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, है ना। तो वहां पे भी करंट लगता है। इसका मतलब क्या है कि लोहे के छड़ से करंट क्या होता है, पास होके हमारे हाथ तक आ जाता है, हमारे बॉडी तक आता है, जिससे हमें महसूस होता है, झटके का महसूस होता है। तो इसका मतलब है कि धातु कहीं ना कहीं क्या करती है, विद्युत का सुचालक होती है। सुचालक का मतलब धातु अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित करती है, मतलब पास होने देती है। इसके अलावा उष्मा का भी सुचालक होती है। उष्मा का सुचालक कहने का कैसे मतलब है, मान लीजिए आप यदि किसी लोहे के छड़ को बहुत देर तक आग पे दे के रखे रहिएगा, उसका दूसरा सिरा यदि पकड़ के रखिएगा तो कुछ देर बाद आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हीट महसूस होना शुरू हो जाएगा। कुछ देर ऐसा बाद महसूस होगा कि हम खुद अपने हाथ को आग पे रखे हुए हैं, इतना ज़्यादा गर्म महसूस होने लगता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि धातु जो होता है वो अपने से होकर क्या करती है, उष्मा को भी कहीं ना कहीं प्रवाहित करती है। उष्मा भी उससे होकर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह गुजरता है, उससे होकर चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा और विद्युत का सुचालक भी कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो धातु क्या होती है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है। मान लीजिए धातु यदि उष्मा का सुचालक नहीं होती तो अब ये जिस तरीके से हम लोग फ्राइंग पैन जो होता है अपने पास, या कढ़ाई होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, गैस पे रखते हैं और खाना इसके अंदर बनाते हैं, तो यहाँ पे तेल डालने के बाद कुछ देर बाद क्या हो जाता है, तेल पूरा गर्म होकर कड़कने लगता है। उसके बाद जीरा फोरन और बाकी सब कुछ जो डालते हैं हम लोग बनाने के लिए वो सब डालते हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए नीचे से हम लोग क्या करते हैं, आग देते हैं और उसके बाद कढ़ाई थोड़ा देर बाद क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उष्मा उससे होकर गुजरती है, उष्मा उसमें फैलती है, तब जाके वो चारों तरफ पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तब जाके हमारा खाना पकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या होती है बताइए, उष्मा का सुचालक होती है। तो इतना समझ गए होंगे आप आराम से। देखिएगा इसके अलावा कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो धातु मतलब जो उष्मा और विद्युत का सुचालक करता है, जो क्या करता है, विद्युत का सुचालक करता है, लेकिन वो धातु नहीं है। अब वैसे तत्व का नाम यदि हम लोग बात करें तो ग्रेफाइट कुछ ऐसे तत्व हैं, ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है, मतलब विद्युत इससे होकर प्रवाहित होती है, लेकिन ये क्या है, धातु के कैटेगरी में या धातु के श्रेणी में इसको नहीं रखा गया। तो हम अपवाद के रूप में आराम से कह सकते हैं कि जैसे प्राय जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो विद्युत का सुचालक करती है लेकिन वो धातु नहीं है। जैसे में क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल आपने देखा होगा पेंसिल वगैरह में होता है, और जो पेंसिल में जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कटर से साफ करके निकालते हैं जिसका मुंह, उसके बाद हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, बाहर से जो निकला हुआ रहता है काला सा भाग, उसी को ग्रेफाइट कहा जाता है। तो ग्रेफाइट से होकर विद्युत जो है ना वो सुचालक होती है, विद्युत का सुचालक होती है ग्रेफाइट, उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करती है, लेकिन वो क्या है, वो धातु नहीं है, ठीक है, वो धातु नहीं है। चलिए, तो वो क्या है, वो अधातु है। तो ये थोड़ा अपवाद के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए धातु के और जो एक विशेष गुण होते हैं कि उसके अंदर एक चमक होती है। चमक क्या, वो चमकता है, पूरा साइन देता है, ठीक है, वो अलग से ही उसका चमक कुछ यूनिक चमक होता है, खास चमक होता है, अच्छा लगता है देखने में, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉपर के जो बर्तन वगैरह आप देखते होंगे घर में इस्तेमाल किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है, और उसका ऐसा नहीं है कि चमक एक दिन में खत्म हो जाता है, बहुत लंबे समय तक उसका चमक चलता है, बहुत अच्छा चमकता है। इसके अलावा देखिए चांदी, जैसे हम लोग बात कर लें, चांदी का जो गहना और बाकी कुछ हम लोग पहनते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, चमकदार होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धातु के अंदर एक विशेष चमक भी होती है, वो काफ़ी अच्छा चमकता है, ठीक है। तो वो भी उसके कहीं ना कहीं एक भौतिक गुण में ही कंसीडर किए जाएंगे, उसके अंदर ही रखे जाएंगे। तो धातुई चमक जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। देखिए अब उसके बाद कहता है कठोरता। कठोरता का मतलब क्या होता है कि धातु जो होती है ना वो क्या होती है, कठोर होती है। कठोर मतलब क्या, छूने में बहुत ज़्यादा आपको मजबूत लगेगा, ठीक है। धातु छूने में क्या रहता है कि मुलायम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा कठोर लगता है। कठोर कहने का मतलब है कि काफ़ी मजबूत भी होता है, ठीक है। अब देखिए धातु के कठोरता के कारण ही उसको देखते होंगे आप लोग कि पुल वगैरह बनाने में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई लोहा क्या है, धातु है। अब उसका वो इतना ज़्यादा कठोर होता है, मजबूत होता है कि उस पर होकर जो है ना टन टन वाले कितने, अब समझिए इतना भारी भड़कम जो है ना ट्रक भी गुजर जाता है, भारी भड़कम बहुत सारी सामानें या बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर से गुजरती है। तो
तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, कठोर होता है। जैसे पुल में देखते होंगे कि आप लोहे का इस्तेमाल किया जाता है कई जगह ऐसा होता है कि घर में एक मकान से दूसरे मकान पे चढ़ना है, या फिर एक छत से दूसरी छत पे जाना है, या छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी किस चीज़ का होता है बताइए, धातु का होता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जहाँ पे बहुत सारा सामान होता है, जो घर काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसके अंदर बहुत कीमती सामान वगैरह रखे जाते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर देखते होंगे कि आप लोग किसका जो दरवाज़ा होता है वो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, धातु का, लोहे का। अब लोहे का बड़ा सा ग्रिल बना के मेन गेट पर लगाता है ताकि कोई जल्दी से अंदर नहीं आ सके। ठीक है, तो लगाने के लिए तो बहुत साधन है भाई, बहुत सामान है, कुछ भी लगा सकता है, लेकिन लोहे का क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और उसको तोड़ के जल्दी से किसी आइली वाइली आदमी को अंदर घुसने में ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है ना, उसको जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है और मजबूत भी होता है। तो एक गुण ये भी है कि धातु काफ़ी कठोर होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि धातु क्या होती है, कठोर होती है। अपवाद में लेकिन हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कठोर नहीं होते हैं, जैसे जो छूने में मुलायम लगते हैं, जैसे में क्या, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है ना, तो ये दो ऐसे धातु हैं जो छूने में कठोर होता है, कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखिए, अब देखते होंगे एक चीज कि ध्वनि की बात करें तो धातुओं को जो पीटने के बाद जो होता है ना, उससे एक बहुत तेज आवाज उत्पन्न होती है। आपको कहीं पे कोई ऐसा सामान मिले जिसको पीटने से बहुत तेज आवाज उत्पन्न होगी, तो आप ये समझ जाइएगा कि हाँ ये क्या है, धातु है। जैसे में हम लोग यदि बात करें कि स्कूल में आप देखते होंगे कि घंटी वगैरह का इस तरीके से मंदिर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा घंटा होता है जिसको बजाने के बाद क्या होता है, बहुत तेज से सन से आवाज आता है ना। इसके अलावा देखिए, जो घर में डोर बेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या होता है कि धातु का इस तरीके से रिंग बना हुआ रहता है और उसके ऊपर एक छोटा सा हैमर टाइप का होता है जो इसको पीटता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई बाहर कोई आया है ना। तो ये क्या है, डोर बेल है, और ये क्या हो गया, घंटा हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं घंटी जो लगा रहता है मंदिर वगैरह में, ये किस चीज़ का होता है, धातु का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, ये ज़्यादातर तांबा वगैरह का होता है। तो ये क्या है, धातु है जिसको बजाने के बाद बहुत तेज आवाज उत्पन्न होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धात्विक ध्वनि, या फिर ये कह सकते हैं कि धातु को पीटने पर बहुत तेज आवाज उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि भी कहा जाता है। ये बहुत तेज आवाज उत्पन्न करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिएगा, धातु जो होता है ना, जनरली उसकी अवस्था जो होती है वो किस अवस्था में होता है, तो समान ताप पर सभी धातुएं जो होती है वो ठोस की अवस्था में होती है, ठोस की अवस्था में होती है। ठीक है, ठोस अवस्था तो आप लोग जानते होंगे कि मतलब जो छूने में कठोर अवस्था होता है उसी को ठोस अवस्था कहा जाता है ना। तो समान ताप पर बोले तो क्या, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, समान ताप जिसमें हम लोग रहते हैं जितने ताप पे, उसमें सभी धातुएं जो होती है ना ठोस की अवस्था में होती है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जो सामान्य ताप पर ठोस की अवस्था में नहीं होती है। वैसे कौन से धातुएं हैं, सिर्फ एक ही धातु है जिसका नाम है पारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। देखिए, समान ताप पर मरकरी क्या होता है ना, किस अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। अब देखिएगा, मरकरी कुछ इस तरीके से द्रव की अवस्था में रहता है। आप यहाँ पे यदि ऐसे ही रख दीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बह के जो है ना इधर चला गया। ठीक है, क्योंकि मरकरी क्या है, एक तरीके से धातु है जो समान अवस्था में किस अवस्था, समान ताप पे किस अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। आया समझ में? तो ये भी एक तरीके से ये धातु के भौतिक गुण हो गए। अब देखिएगा, धातु का एक लास्ट वाला जो भौतिक गुण है वो क्या है, उसका घनत्व। घनत्व बोले तो क्या, धातु में पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, मतलब धातु जिस कण से मिलकर बना होता है उसके कण की उपस्थिति जो है ना पर सेंटीमीटर क्यूब में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। ठीक है ना, तो घनत्व इसका क्या होता है, धातु का काफी ज्यादा होता है, मतलब कणों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, किसके अंदर, धातु के अंदर। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी है, कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिसमें कणों की मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है, जैसे में क्या, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब का घनत्व जो होता है ना थोड़ा सा निम्न होता है। बाकी जैसे यदि हम लोग बात कर लें लोहा का, ठीक है, लोहा का बात कर लें, और क्या, तांबा का बात कर लें, तो इस सब का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि आप छोटे से टुकड़े के लोहे को लीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा वजन है। अब इसी जगह पे यदि आप एल्यूमिनियम के टुकड़े को लीजिएगा तो उसका वजन थोड़ा सा आपको कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से कह सकते हैं कि धातु का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग उच्च भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने पास जो है धातु के भौतिक गुण थे, ठीक है, जिसको हमने आज की क्लास में देखा, और ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है, आप इसको चाहे तो आराम से दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के और भी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे एडुरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको जानकारी दे दीजिएगा कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम लोग लगातार लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।